आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 के पीछे दो पोएम दे रखी है। एक डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी है फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। अब सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। आज हम ये पोएम पढ़ेंगे। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस ये दोनों ही पोएम बहुत ही फेमस पोइट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके द्वारा लिखी गई हैं दोनों ही पोएम। और दोनों ही बहुत छोटी छोटी पोएम है, लेकिन इनका जो मीनिंग है, इनके द्वारा जो पोइट ने मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम फायर एंड आइस। अब हम पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि इस पोएम के राइटर हैं, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि वे क्या थे, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई। प्राइमरी नॉलेज होना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। पेपर में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमें पोएम का नाम और राइटर का नाम दोनों ही लिखने होते हैं। यदि हमें थोड़ा बहुत ये नॉलेज होगी तो हम ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से इजीली कर पाएंगे। इससे हमें क्या है, चीज़ों को कोरिलेट करने में भी हेल्प हो जाती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 1963 में हुई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकी कवि थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ न्यूमरस पोएट्री कलेक्शंस। वे बहुत सी कविताओं के लेखक थे। ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन। वे वास्तविक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। फायर एंड आइस, जैसा कि पोएम के नाम से ही पता चलता है कि इस पोएम में फायर और आइस के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, वो एक दिन फायर से यानी आग से खत्म हो जाएगी, और कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पृथ्वी एक दिन आइस से, बर्फ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है। ये धीरे धीरे टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सब कुछ जलने लगेगा, पृथ्वी वापस आग का गोला बन जाएगी और एक दिन पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। कुछ यूँ कहते हैं कि यहाँ पर आइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सारा कुछ जम जाएगा और जनजीवन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ये तो हुआ साइंटिफिक रीज़न, लेकिन जो पोइट है वो यहाँ पर इन दोनों को एज सिंबल यूज कर रहे हैं। जैसे फायर सिंबल माना है किसका? डिजायर का, और आइस सिंबल माना है हेट का। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है। जैसे अकॉर्डिंग टू राइटर, इंसान की जो डिज़ायर्स है, इच्छाएं हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी एक दिन कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक इच्छा पूरी होती है फिर दूसरी जन्म ले लेती है, फिर एक इच्छा फिर वो पूरी करता है, फिर दूसरी बढ़ जाती है। इस प्रकार उसकी डिज़ायर्स होती हैं, वो बढ़ती ही जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। और इसी डिज़ायर को पूरा करने में वो जो पूरा संसार है वो खत्म हो जाएगा। और इसी तरह आइस, जो सिंबल माना है हेट का, संसार में हम देखते ही आ रहे हैं कि हेट धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। किसी इंसान को दूसरे इंसान से कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। यहाँ पर नफरत है वो बढ़ती ही जा रही है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हेट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये संसार है वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोएम का। फायर एंड आइस इज अ पोएम दैट tells about the end of world. फायर एंड आइस एक ऐसी कविता है जो संसार के अंत के बारे में बताती है। The poem is revolving around the theme that human emotions are destructive. यह पूरी कविता इस विषय के इर्द गिर्द घूम रही है कि मानवीय जो इमोशंस है, ह्यूमन के जो इमोशंस है, मानवीय भावनाएं हैं, वो क्या है? डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। फायर स्टैंड्स फॉर पैशन एंड डिजायर। आग किसका सिंबल है?
जुनून और इच्छा का, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। और जो आइस है, बर्फ है, वो किसका सिंबल है? नफरत का। बोथ द इमोशंस आर डेंजरस, ये दोनों ही जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो खतरनाक है, एंड मे ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड, और संसार को खत्म कर सकती है। फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire, some say in ice. अब ये जो 2 लाइन्स है, इसमें राइटर यहाँ पे खुद के व्यूज नहीं दे रहा है, यहाँ पर राइटर दूसरों के व्यूज बता रहे हैं कि संसार में लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पीपल कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो एक दिन कैसे खत्म हो जाएगा, आग में खत्म हो जाएगा, और कुछ कह रहे हैं कि ये संसार कैसे खत्म हो जाएगा, किससे खत्म हो जाएगा? बर्फ के कारण खत्म हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I held with those who favor fire. अब राइटर अपना खुद का व्यू दे रहे हैं इसमें कि जो इंसान की जो इच्छाएं हैं, विशेष हैं, कामनाएं हैं, इसको तृष्णा भी कह सकते हैं। राइटर क्यों कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि ये जो इंसान के जो तृष्णाएं हैं, इनको जानने के बाद मैं इस चीज से सहमत हूँ, उन लोगों के विचार से सहमत हूँ जो ये मानते हैं कि ये संसार किसमें खत्म हो जाएगा? फायर में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर राइटर पोइट हमारे फायर किसको मान रहे हैं? डिजायर को मान रहे हैं। उनका यही मानना है कि डिजायर्स इंसान की कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती ही जाती है, और एक दिन यह संसार इसी में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 डिफिकल्ट वर्ड यही यूज हुए हैं। डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू हैव समथिंग, किसी भी चीज को पाने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा क्या होती है? डिजायर होती है, विश होती है। फेवर, सपोर्ट करना। तो राइटर इसमें क्या कह रहे हैं? सब इसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ये संसार है किसमें खत्म हो जाएगा? एक दिन फायर से खत्म हो जाएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब राइटर यहाँ पे ये भी कहने चाह रहे हैं कि यदि इसको 2 बार, पेरिश मीन्स डाई, इस वर्ड को, अर्थ को 2 बार खत्म होना है, डाई करना है, मरना है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तो मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूँ। आई नो इनफ ऑफ हेट, वो कह रहे हैं मैं घृणा के बारे में भी, नफरत के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ, कि नफरत भी सब कुछ खत्म कर सकती है। पॉइंट हमें ये कहना चाह रहे हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस सफिशियंट, और डिस्ट्रक्शन है डिस्ट्रॉय। यहाँ पर पॉइंट ये कह रहे हैं कि विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शंस के लिए, विनाश के लिए बर्फ भी पर्याप्त है। बर्फ से भी ये जो संसार है वो खत्म हो सकता है। यहाँ पे बर्फ कहने का जो किसका सिंबल है? यहाँ पर बर्फ हेट का सिंबल है। तो राइटर यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो घृणा है उस वह भी पूर्ण रूप से क्या कर सकता है? इस संसार को खत्म कर सकती है, प्रलय ला सकती है। तो इस पूरी पोएम में पोइट हमें यह कह रहे हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 चीजों से खत्म हो सकता है। एक तो है फायर और दूसरा है आइस, डिजायर और हेट। सबसे पहले पोइट किसके फेवर में है? फायर के फेवर में है। फिर बाद में पोइट हमें ये कह रहे हैं कि यदि ये वर्ड 2 बार इसको पेरिश होना है, 2 बार इसको नष्ट होना है, तो ये हेट में भी, आइस से भी ये नष्ट हो सकता है। अब हम इस पोएम की राइमिंग जो स्कीम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि राइम स्कीम होती क्या है। राइम स्कीम वो होती है, जैसे इस पोएम में जितनी लाइन्स है, उन लाइन्स का जो लास्ट वर्ड होता है, उस लास्ट वर्ड का हम नेक्स्ट लाइन या उसके बाद और भी लाइन से कंपेयर करते हैं कि किस लाइन से उसका जो लास्ट वर्ड है वो मिल रहा है, उसकी जो साउंड किस वर्ड से मिल रही है, तो उसी से हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है इसमें देखो, इसका लास्ट वर्ड है फायर, और थर्ड लाइन है इसका जो लास्ट वर्ड है वो है डिजायर, और फोर्थ लाइन है उसका भी
जो लास्ट वर्ड है वो फायर। तो ये जो तीनों वर्ड हैं वो सिमिलर है, इनकी जो साउंड सिमिलर है, तो इनको हम दे देंगे ए ए ए। सेकेंड लाइन है आइस। इसी प्रकार आइस से जो साउंड जिसकी एक समान है वो फिफ्थ लाइन है ट्वाइस, और इसी तरह सेवंथ लाइन है आइस। तो आइस ट्वाइस आइस तो सेम हो ही गया, तो ये तीनों ही वर्ड आपस में मिल रहे हैं, तो इनको हम दे देंगे बी बी बी। फिर ये जो लाइन है सिक्स्थ, इसका जो लास्ट वर्ड है वो है हेट ग्रेट। तो ये आपस में मिल रहे हैं, और जो लास्ट है वो भी है क्या, सफाइस। इस प्रकार हम देखेंगे 9 लाइन है, तो इसकी हमारी जो राइमिंग स्कीम है वो इस प्रकार बनती है ए बी सी और बी सी बी। राइमिंग स्कीम होगी हमारी ए बी सी और बी सी बी। इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइसेस में यूज हुआ है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, कोई भी वर्ड या फिर फ्रेज लाइन के जब शुरू में जब उसका यूज होता है तो वो क्या होता है, एनाफोरा कहलाता है। जैसे कि पहली और दूसरी लाइन में देखते हैं ना, वो सम से, यहाँ पर भी सम से, तो ये दोनों ही क्या है, एनाफोरा है। दोनों ही सिमिलर वर्ड्स है और इनका रिपीटिशन हो रहा है। सेकंड इसमें लिटरेरी जो डिवाइस यूज हुआ है वो इंजैम्बमेंट है। इंजैम्बमेंट क्या होता है कि एक ही लाइन का बिना कोई पंक्चुएशन मार्क यूज किए उस एक लाइन को 2 या 3 लाइन में उसको यूज करना, यही कहलाता है इंजैम्बमेंट। जैसा कि हम इस सेवंथ, 8th और 9th लाइन में देख सकते हैं। ये पूरी एक ही लाइन है, इसी को 3 लाइन्स में यहाँ पर दिखाया गया है। एक और लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब एलिट्रेशन क्या होता है, किसी भी वर्ड का जो रिपीटिशन होता है शुरुआत में ही वो कहलाता है एलिट्रेशन। जैसा कि पहली और दूसरी लाइन में आप देख ही सकते हैं, स दोनों में ही एस का रिपीटिशन हुआ है, तो यह हमारा क्या है, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है वो है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, वोवल साउंड का रिपीटिशन जब होता है वो कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो लाइन में अगर वोवल साउंड का यूज अगर बार बार हुआ है तो वो क्या कहलाता है, एसोनेंस कहलाता है। जैसा कि 4th लाइन में हम देख सकते हैं, एक ही वोवल साउंड का बार बार अगर रिपीटिशन होता है वही एसोनेंस कहलाता है। जैसा कि इस लाइन में देखिए, होल्ड, दोज, हु, फेवर, इनमें बार बार ओ का ही यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, एसोनेंस कहलाएगा। एलिट्रेशन का यूज हम फर्स्ट लाइन में भी देख सकते हैं, इसकी और भी लाइन है वहां पर भी हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि देखो, इसमें पहली लाइन में विल में आई, इन, फायर में, इन तीनों ही वर्ड्स में आई का बार बार रिपीटिशन हुआ है, प्रोमिनेंट है इसमें आई, तो यहाँ पर भी क्या है, एसोनेंस का यूज हुआ है। इसी टाइप में ये एक और लाइन भी है, जैसे आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, इसमें भी आई और ओ दोनों का ही बार बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा एसोनेंस का यूज हुआ है। यहाँ पर कॉन्सोनेंस का भी यूज हुआ है। कॉन्सोनेंस किसे कहते हैं, जब किसी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड का यूज हो, वो शुरुआत में ना होकर लाइन के बाद, वर्ड के बाद में भी हो सकता है, वर्ड के बीच में भी हो सकता है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो वो कॉन्सोनेंस कहलाता है। जैसे कि आप 5th लाइन में देख सकते हैं, विद दोज, यहाँ पे द साउंड, यहाँ पे भी द साउंड, इसका रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सोनेंस है। और जो एक और लिटरेरी डिवाइस जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि इसमें फायर और आइस ये दोनों ही सिंबल माने हैं, किसके, हेट और डिजायर के,
तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है। लिटरेरी डिवाइस एक बार हम नोट्स के रूप में भी देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, A B C और B C B। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ two or more closely placed words, the sound of F in favor fire, W in will। इनमें ये बताया गया है कि कैसे रिपीटिशन हो रहा है। एसोनेंस, इट इज अ रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड इन सेम लाइन। एक ही लाइन में जब वोवल साउंड का रिपीटिशन होता है तो वो क्या कहलाता है? एसोनेंस कहलाता है। द रिपीटिशन इज एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वर्ड। तो ये रिपीटेशन कहाँ हो सकता है? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्ड्स में भी हो सकता है, लेकिन लाइन हमारी सेम रहनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन आई हेल्ड विद दोज हु फेवर फायर। Personification. Personification is to give human qualities to inanimate object। अब personification क्या होता है? Personification वो होता है कि जो निर्जीव वस्तुओं में ह्यूमन क्वालिटीज देना ही क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। उनको ऐसे मान लिया जाता है जैसे कि वो ह्यूमन क्वालिटीज के जैसे एक्ट कर रही है, एज ह्यूमन एक्ट कर रही हैं। इन दिस पोएम फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शंस। इस पोएम में फायर और आइस दोनों ही विनाश करने में कैपेबल है, सक्षम है। Thus the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything। इस प्रकार इसमें जो पोइट है वो आइस और फायर को, किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए मन और शक्ति देकर उनका क्या करते हैं? पर्सोनिफाइज करते हैं, उनको व्यक्तित्व बताते हैं। इंजेम्पमेंट इट इज डिफाइंड एज द थॉट और क्लॉज that does not came to an end at a line break, rather it moves over to the next line। इसे विचार या खंड के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जो एक पंक्ति विराम पर समाप्ति नहीं होता, यानी इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं होता, बल्कि यह अगली लाइन में चला जाता है। एक ही लाइन को 2 या 3 लाइन में यूज कर लिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? इंजेम्पमेंट कहलाता है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, उसका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। एक बार फिर देख सकते हैं हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पर। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब हम इस पोएम की समरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पोएम तो हम पढ़ ही चुके हैं, उसी का एक बार समअप करते हुए हम एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। The speaker weighs up 2 different scenarios for the end of the world। स्पीकर दुनिया के अंत के लिए 2 अलग अलग जो सिनेरियोज हैं उनके लिए बात करते हैं कि संसार किस प्रकार खत्म होगा। सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है वो कैसे खत्म हो जाएगा? आग में खत्म हो जाएगा। वेयर एज अदर थिंक आइस इज मोर लाइकली। वहीं कुछ अन्य लोग ये सोचते हैं कि बर्फ की संभावना क्या है? अधिक है। बेस्ड ऑन द स्पीकर्स एक्सपीरियंसेस विद डिजायर, जो हमारे स्पीकर हैं, पोइट हैं, उनके अनुभवों के आधार पर, जो डिजायर के साथ उनके जो अनुभव है उनके आधार पर वे कहते हैं, ही और सी टेंड्स टू एग्री विद दोज हु बिलीव फायर इज मोर लाइकली सिनेरियो। वह उन लोगों से सहमत है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, जो मानते हैं कि आग जो है वो अधिक संभावित सिनेरियो है। इफ द वर्ल्ड वर टू एंड ट्वाइस, यदि संसार को 2 बार खत्म होता है, हाउएवर द स्पीकर फील्स दैट, तो यहाँ पर वक्ता को, हमारे स्पीकर को ये लगता है कि बेस्ड ऑन हिज और हर नॉलेज ऑफ ह्यूमन हेटेड, आइस वुड बी एन इक्वली पावरफुल मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर पॉइंट हमें ये कह रहे हैं कि गणना के अपने ज्ञान के आधार पर बर्फ है वो भी विनाश करने के लिए उतनी ही रूप से शक्तिशाली है, उतनी ही पावरफुल है, जिससे कि वुड डू द जॉब सफिशिएंटली, कि ये भी अपना जो कार्य है, जॉब है, बहुत ही सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से कर सकती है। तो मूल रूप से आपने यहाँ पे कहना चाहें तो फायर और आइस दोनों ही इस संसार को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। फायर यानी
इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो भी इस वर्ड को ख़त्म कर सकती है। और आइस दैट मीन्स हेट को जिस सिंबल माना है, ये भी संसार को पूर्ण रूप से ख़त्म करने योग्य है। इन्हीं से ये संसार एक दिन ख़त्म होगा। आई होप ये पोएम आपको समझ आ गई होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, जिसमें राइटर ने, पोइट ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया है और बहुत ही सिग्निफिकेंट एक मैसेज भी दिया है कि इस वर्ड से जब तक ये डिज़ायर्स, हेट्स ये ख़त्म नहीं होगी तब तक ये संसार हमारा अच्छे से नहीं चल सकता। तो इन चीज़ों को जितना बढ़ाया जाता है ये उतनी ही बढ़ती जाती है, जितना इनको कंट्रोल में रखा जाए तो ये कंट्रोल में भी रह जाती है और यह संसार भी बना रह सकता है। थैंक यू वेरी मच।